जो हम जूनियर ओवरमैन MCL 2023 को ले रहे हैं उसी को आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें दिया था, क्वेश्चन नंबर 37 जो आप लोग 2-3 दिन पहले एग्जाम दे के आए हैं। PDF आप लोग के पास है, इसीलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, समय बचत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर की कौन सी ड्यूटी नहीं है? तो एक ड्यूटी नहीं होगी, बाकी ड्यूटी में से दे दिया होगा। तो सबसे पहले तो हमको ओवरऑल ड्यूटी क्या है वेंटिलेशन ऑफिसर की, ये ना पता होना चाहिए। यदि ये पता हो जाएगा कि वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी क्या है, तो फिर कोई क्वेश्चन आए कौन सा है कौन सा नहीं है सब हो जाएगा। तो वेंटिलेशन ऑफिसर के बारे में आप जानते हैं क्या करते हैं वेंटिलेशन ऑफिसर साहब? वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी क्या है? 3-4 गो ड्यूटी दिया है। अब बड़का रेगुलेशन देख लीजिएगा, डर जाइएगा, ना डरना नहीं। हम उसको कैटेगराइज कर दिए हैं, ठीक है। और वो हम अपने टाइम पे भी करते थे, आप लोग को पढ़ाने के लिए कर रहा हूं नहीं, उस समय सीखे थे जब ना बता रहा हूं यार। अभी कहाँ इतना समय की उतना कर पाऊंगा, वो तो उस समय सीखे थे, इसीलिए PDF हमारे पास नहीं है। एक तो असिस्टेंस का काम करता है, सहायक के रूप में काम करता है। अब किसका सहायक हम बताएंगे इसको जब बताएंगे। वेंटिलेशन अफसर तो वेंटिलेशन की ड्यूटी करेगी, वेंटिलेशन संबंधित सारी ड्यूटी करेगा। वेंटिलेशन में क्या क्या आता है आपका? मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है, बूस्टर फैन है, ऑक्सिलरी फैन है, वेंटिलेशन के डिवाइसेस है, हवा जांच करना है, गैस जांच करना है, ठीक है, फायर है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, डस्ट संबंधित जो भी रेगुलेशंस है उनका पालन करवाना, ये सब वेंटिलेशन में आ गया, ठीक है। और एक असिस्टेंस का ड्यूटी है, यही ना ड्यूटी है। और लास्ट में वो अपना क्या करेगा? रिपोर्ट लिखेगा। और वेंटिलेशन अफसर को दूसरा काम नहीं दिएगा, ये लिखा हुआ, इतना ही ड्यूटी है। पूरा बड़का रेगुलेशन में इतना ही बात लिखा। तो हम ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन अफसर को कैटेगराइज्ड वे में जो अलग अलग पॉइंट लिखे उनको एक जगह हम सबमिट करके पढ़ेंगे। जैसे असिस्टेंस, पहला ड्यूटी क्या है इसका? असिस्टेंस, किसको असिस्ट करेगा? ये किसको मदद करेगा? असिस्टेंस मतलब सहायता प्रदान करना। किसको सहायता देगा? मैनेजर को। किस संबंध में देगा? वेंटिलेशन अफसर है तो वेंटिलेशन संबंधित मामलों में मैनेजर को मदद करेगा। किसको मदद करेगा बेटा? किसको किसको मदद करेगा? मैनेजर साहब को मदद करेगा। असिस्ट द मैनेजर इन मैटर्स रिलेटिंग टू द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन से संबंधित मामलों में मैनेजर साहब को मदद करेंगे वेंटिलेशन ऑफिसर। ऐसा छोटा छोटा में लिख के रखिए, इतना ही PDF बनाइए, ठीक है। इतना, इसको कह तो फोटो खींचिए, अभी और बताएंगे, इतना ही नहीं, बोर्ड में इतना ही जगह था। असिस्टेंस, एक पॉइंट लिखे, असिस्टेंस सहायता, सहायक, किसका सहायक रहेंगे? मैनेजर साहब का। किस संबंध में? इन मैटर्स रिलेटिंग टू वेंटिलेशन। और इफ एनी चेंज रिक्वायर्ड इन अल्टरेशन ऑफ वेंटिलेशन रिपोर्ट टू द मैनेजर। यदि उनको लगता है कि वेंटिलेशन में कोई परिवर्तन बदलाव की जरूरत है तो मैनेजर को खबर करेंगे। वेंटिलेशन ऑफिसर का मैनेजर को ये 2 काम हो गया। मैनेजर के लिए 2 काम कर रहा हूं। एक तो वेंटिलेशन संबंधित बातें बताएगा कि ये प्रॉब्लम है सर, ये चेंज करने की जरूरत है सर, हो गया। अब किनको और करेगा? और मदद करेगा ये जो भी हमारे असिस्टेंट मैनेजर्स है और सुपरवाइजरी स्टाफ है, उनको डे टू डे जो वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आता है उसमें उनकी सहायता करेगा ताकि फेसेस तक हवा पहुंचे, ठीक है। इतना ना बनाइए। असिस्टेंस, मैनेजर को असिस्ट करेगा और यदि कोई बदलाव की जरूरत है तो मैनेजर को खबर करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइजरी स्टाफ को डे टू डे वेंटिलेशन प्रॉब्लम में मदद करेगा।
ये वेंटिलेशन ऑफिसर का एक ड्यूटी हुआ, मदद वाला। ठीक है, अब आते हैं उसकी मेन ड्यूटी पर। मेन ड्यूटी क्या? वेंटिलेशन से संबंधित। वेंटिलेशन ऑफिसर तो वेंटिलेशन से संबंधित रहेगी। वेंटिलेशन में ढेर सारी चीज है, इसको भी हमने कैटेगराइज किया कि डस्ट वाला पोर्शन अलग देखेंगे, मेजरमेंट वाला पोर्शन अलग देखेंगे, ठीक है, एमएमवी का पोर्शन को अलग देखेंगे। वेंटिलेशन तो बहुत बड़ा चीज है। तो वेंटिलेशन में हमने पहला पार्ट क्या लिया? एमएमवी का। एमएमवी में क्या करेंगे? एमएमवी क्या था? मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। और बेटा हम बताए हैं 154 के सब रेगुलेशन 1 में कि ये जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कहाँ बैठाते हैं, इससे अलावा बता रहे हम, ये ड्यूटीज का कोई पार्ट नहीं है। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कहाँ बैठाते हैं? माइन के सरफेस पर बैठाते। और किस जगह बैठाते हैं? कोई भी माइन इंट्रेंस, जैसे कि शाफ्ट है, इनक्लाइन है, उसको माइन इंट्रेंस बोलते हैं। माइन इंट्रेंस से वो नॉट लेस देन 10 मीटर सिचुएटेड होगा। वो माइन इंट्रेंस से कम 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं होगा। नॉट लेस देन 10 मीटर। ये नॉट लेस देन मोर देन में बड़ा फेल होता बच्चा लोग। एमएमबी वाले में क्या बोल रहा है बेटा? नॉट लेस देन 10 मीटर। एमएमबी shall be situated at a place not less than 10 मीटर from any mine entrance। ठीक है, ये जो चीज है, ये आपको माइनिंग में जब तक आप रहिएगा याद रखिएगा। कोई एग्जाम हो कभी ना कभी इसको पूछेगा। ठीक है, तो उसी एमएमबी के बारे में जो रेगुलेशन 154 में एमएमबी बोलता है, उसी एमएमबी हम रेगुलेशन के प्लेलिस्ट में जाएगा, इसको बहुत बढ़िया समझाए एमएमबी को। एमएमबी में क्या क्या चेक करेंगे? एमएमबी की बात है, क्या चेक करेंगे? फैन स्पीड। क्या चेक करेंगे एमएमबी में? क्या चेक करेंगे? चेक फैन स्पीड। फैन का क्या स्पीड है? जो निर्धारित स्पीड है उस पर चल रहा है या कहीं एबनॉर्मल स्पीड हो गया, कम हो गया, क्या है वो देखे। और करंट ऑन, और आपका फैन जो है कितना करंट ले रहा है, कितना करंट ले रहा है। और वाटर गेज को चेक करेगा। WG लिखा मतलब वाटर गेज। ये 3 चीज को जाके वहां चेक करेगा। किसको किसको? फैन स्पीड क्या है, वाटर गेज क्या है, और करंट कितना ले रहा है आपका मोटर। फैन ले रहा मतलब मोटर। अरे मोटर से ना फैन चलता है बच्चा। तो फैन का मोटर कितना करंट ले रहा है ये चेक करेगा। और वाटर गेज बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यदि वाटर गेज में कोई एबनॉर्मल चेंज होता है तो वो मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। एनी एबनॉर्मल चेंज इन द वाटर गेज, वेंटिलेशन ऑफिसर शैल रिपोर्ट टू द मैनेजर अबाउट द सेम, इस बारे में। ठीक है, ये एमएमबी का हो गया। अब इस एमएमबी के बारे में और क्या करेंगे? इफिशिएंसी ऑफ एमएमबी को डिटरमाइन करेंगे। इफिशिएंसी ऑफ एमएमबी को डिटरमाइन करेंगे। कितने दिन में करेंगे? वंस इन एवरी 3 मंथ। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिए। वेंटिलेशन ऑफिसर शैल डिटरमाइन द इफिशिएंसी ऑफ एमएमबी वंस इन एवरी 3 मंथ। इफिशिएंसी कितने दिन में चेक करेगा एमएमबी का भैया? वंस इन एवरी 3 मंथ्स। कितने दिन में चेक करेगा? आप लोग उधर मैकेनिकल में पढ़ते थे ना, मैकेनिकल इफिशिएंसी और कौन कौन सा मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी क्या क्या ऐसा पढ़ते थे ना। तो वो जो इफिशिएंसी है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की, हर 3 महीने में एक बार डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, एंड क्लीनिंग ऑफ फैन ब्लेड्स एंड फैन ड्रिफ्ट व्हेन नेसेसरी। जब जरूरत, यहाँ नहीं लिखा, मैं जो कुछ बोलता हूं सब यहाँ नहीं लिखा रहता। जब जरूरत होगा तब फैन ब्लेड है आपका, फैन ड्रिफ्ट है, उसको क्लीनिंग करेगा। यदि आपका फैन ड्रिफ्ट है उसमें फाल हो गया है, तो फाल हो गया तो क्या होगा? अननेसेसरी वाटर गेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्लीनिंग करना होगा क्योंकि रेजिस्टेंस हम यदि बढ़ जाएगा तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, वाटर गेज भी बढ़ जाएगा। तो आपको फैन ब्लेड है, फैन ब्लेड में धूल डस्ट सब आता है ना फैन के साथ। घरों के जो पंखा लगे रहते हैं उनका भी ब्लेड साफ करना पड़ता है, तो गंदा गंदा दिखता है, पूरा डस्ट उसमें चिपक जाता है। तो वो फैन का भी ब्लेड को साफ करना है। वाटर जो फैन ड्रिफ्ट है, फैन ड्रिफ्ट को भी
क्लीनिंग करते रहना होगा जब जरूरत हो तो, ठीक है। और एमएमई के बारे में और क्या है, पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एट कॉन्स्पिशियस प्लेसेस, आसानी से जहां सब लोग देख सके, जा न सके, ऐसी जगह में मुख्य पंखा बंद होने पर क्या स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसको पोस्ट करेंगे, चिपका देंगे, लगा देंगे, ठीक है। और हर संबंधित आदमी इस स्टैंडिंग ऑर्डर को समझे, इसके लिए भी वो प्रबंध करेंगे, ठीक है। अब आता है ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन, ये भी वेंटिलेशन का ही पार्ट है जी। ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन, इनका कभी हम चर्चा करेंगे। बूस्टर फैन का मेरा अलग से एक प्लेलिस्ट है, जाके देखिएगा, बड़ा खराब चीज है बूस्टर फैन, ठीक है। यदि ये क्रिटिकल प्रेशर डेवलप कर दिया तो दूसरे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में हवा कंप्लीटली जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। बूस्टर फैन को जाके देखिएगा, बूस्टर फैन के 5-7 को थियोरेटिकल वाला देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको मत छुइएगा और नहीं तो फंस जाइएगा। वो जब सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में जाइएगा तब न्यूमेरिकल छुइएगा। सिर्फ जो जितने थियोरेटिकल पोर्शन दिए हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, उसके लिए बूस्टर फैन देखिएगा। तो ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन का सीटिंग एंड इंस्टॉलेशन करेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए। यदि ऑक्सिलरी फैन का आपने सीटिंग गलत कर दिया, बूस्टर फैन का सीटिंग गलत कर दिया, तो वेंटिलेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे ये ऑक्सिलरी फैन जो है, जितना गैलरी से हवा बह रहा है उसका आधा ही लेना चाहिए, 50%। कितना लेना चाहिए बेटा? ऑक्सिलरी फैन को कितना एयर सक करना चाहिए? जो टोटल हवा बह रहा है उसका 50% एयर ही ऑक्सिलरी फैन सक करना चाहिए, ठीक है। और आपका बूस्टर फैन जो है वो न्यूट्रल पॉइंट या उसके पास में बैठाते हैं, ठीक है। यदि करेक्ट पोजीशन पे नहीं बैठाने से लीकेजेस बढ़ जाएंगे, और लीकेजेस बढ़ेंगे तो स्पॉन्टेनियस के खतरे भी बढ़ते हैं। लोकेशन आप बूस्टर फैन वाला मेरा वीडियो देखिएगा तब समझ आएगा हम जो बात बोल रहे हैं। तो ये हो गया, मतलब ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन क्या है, करेक्ट सीटिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सिलरी एंड बूस्टर फैन। इतना ही ड्यूटी है वेंटिलेशन ऑफिसर का कि वो सही जगह में बैठे, सही तरीके से बैठे, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस, ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन। ये एग्जामिनेशन ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस को बहुत बार बताया। कहां लिखल है ये एग्जामिनेशन के बारे में? रेगुलेशन 159 का सब रेगुलेशन 12 में लिखा है, 159 ऑफ 12, ठीक है। क्या लिखा है वहां? लिखा है कि ए कॉम्पिटेंट पर्सन सेल एग्जामिन एवरी एयरवे, हर वेंटिलेशन का रास्ता जो हर एवरी एयरवे, बैटरीज, स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, ठीक है। जितने भी वेंटिलेशन के साधन है उनकी जांच जो है एग्जामिनेशन 14 दिन में एक बार करेंगे। कितने दिन में एक बार करेंगे? 14 दिन में एक बार करेंगे। और ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन की जांच हर 7 दिन में एक बार करेंगे। एक कॉम्पिटेंट पर्सन, ये कहां लिखा है? 156(3) में, 156 का सब रेगुलेशन 3 में। तो ये जो एग्जामिनेशन वेंटिलेशन डिवाइसेस, ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन है, ये सुनिश्चित करेगा कि इनकी जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। सब काम वेंटिलेशन अफसर ही करेगा, ये नहीं लिखा है कहीं पर, और सब काम एक ही आदमी नहीं करता है। तो बाकी लोग क्या वहां पे दाल भात करने गए हैं क्या? वो कम से कम देखेगा कि जो रेगुलेशन है उसके प्रावधानों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जामिनेशन वेंटिलेशन डिवाइसेस, ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन का जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है एग्जामिनेशन के लिए, वो हो रहा है कि नहीं। वेंटिलेशन डिवाइसेस में क्या है? एयर क्रॉसिंग, एयरवे, आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग, डोर, वेंटिलेशन डोर मतलब वेंटिलेशन डोर, यही सब। तो इनका एग्जामिनेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखेगा। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज फ्रॉम वेंटिलेशन डिवाइसेस, अरे हवा लीकेज कहां से होगा? वेंटिलेशन डिवाइसेस से ना होगा। तो उसको यदि लीकेजेस है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, लीकेजेस को बंद करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे।
प्रिवेंशन ऑफ लीकेजेस फ्रॉम वेंटिलेशन डिवाइस, यदि लीकेजेस है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए उपाय करेगा। जैसे वेंटिलेशन स्टॉपिंग से लीकेज है तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग को प्लास्टर कर देगा, खत्म हो गया, लीकेज बंद हो जाएगा। ठीक है, स्टॉपिंग्स एंड ब्रेटिसेस, आपके जो भी वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स है या जो फायर स्टॉपिंग्स है जिसको हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बोलते, वो स्टॉपिंग्स एज पर स्पेसिफिकेशन बने, इस बात को सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे वेंटिलेशन अफसर साहब। और जो ब्रेटिस है वो भी स्पेसिफिकेशन के अनुसार हो, और ये स्टॉपिंग या ब्रेटिस जहां तक एक्सटेंड करके रखना वहां तक एक्सटेंड करके रखना होगा। ठीक है, यही इसमें होता है स्टॉपिंग एंड ब्रेटिस में। मेजरमेंट में क्या क्या मेजरमेंट करते हो? मेजरमेंट करते हैं एयर क्वांटिटी का। मेजरमेंट किस चीज का करते हैं हम? बहुत सारे बताएंगे, पहले क्या बता रहे, एयर क्वांटिटी का। ये कहीं पे आपको रेगुलेशन 156 का सबरेशन 8 या 7 होगा, देख लीजिएगा। उसमें हम बताए हैं कि एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट 14 दिन में, मतलब 14 डेज में कम से कम एक बार किया जाएगा एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट। तो एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट कहाँ होता है बेटा? हम तो देखे नहीं। अरे हम वहां पर क्या करते हैं, एयर वेलोसिटी मेजर करते हैं, और जिस जगह पे हमने एयर वेलोसिटी मेजरमेंट किया उस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजरमेंट करते हैं। तो A इंटू V करने से क्वांटिटी अपने आप में निकल गया। तो आपने किया क्या? अल्टीमेटली क्वांटिटी ने एयर मेजरमेंट किया। क्या किया? क्वांटिटी ही मेजरमेंट किया। उसके लिए दो काम किए, एक एरिया कैलकुलेट कर लिया उस जगह का, और दूसरा एयर वेलोसिटी मेजरमेंट कर लिया, विलोमीटर है, एनोमीटर है उससे। ठीक है, तो एयर क्वांटिटी मेजरमेंट करना है, कितने दिन में करना है बेटा? 14 दिन में एक बार। रेगुलेशन 156 के अनुसार कितने दिन में करना है? 14 दिन में एक बार। 156 है शायद, जहां तक हमको याद है। उसमें एक और हम बात बताए थे आपको कि डिग्री 1 गैसीमाइन है या नॉन फायरिसिम है। नॉन फायरिसिम है, डिग्री 1 गैसीमाइन है, तो उसमें 30 दिन में एक बार एयर मेजरमेंट करना है, एयर क्वांटिटी मेजरमेंट करना है। ठीक है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करना है। जो कल आप लोग को पार्ट 2 कल रात में भेजे थे, आज ही रात में जो हम भेजे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर सैंपल रीडिंग कितने दिन में लेते हैं 153 के अनुसार? 30 दिन में एक बार। तो वो करना है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करना है। अपडेटिंग चेक बोर्ड्स ऑफ AMS, जो आपके एयर मेजरिंग स्टेशन, AMS का मतलब क्या होता है? एयर मेजरिंग स्टेशन के जो भी एंट्रीज है, क्योंकि आपने किया तो क्या पता किया नहीं किया, इसलिए क्या करना होता है? साइन करना होता है। वैसे ही वेंटिलेशन आइसोलेशन स्टॉपिंग का भी हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे कि वहां पर एक चेक बोर्ड होता है, उस चेक बोर्ड पे साइन करना होता है विद डेट, तब ना पता चलेगा कि मैं पर्टिकुलर आदमी ने इस आइसोलेशन स्टॉपिंग का कब इंस्पेक्शन किया है। ठीक है, हर 7 दिन में आइसोलेशन स्टॉपिंग का करना है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग का कितना दिन हो गया? 14 दिन। यहां बताया ना अभी, जितने भी वेंटिलेशन डिवाइसेस उनका 14 दिन में, लेकिन आइसोलेशन स्टॉपिंग का 7 दिन में। तो जो आप वेंटिलेशन के लिए कर रहे हैं, तो वेंटिलेशन के लिए जो आपने AMS के ऊपर, एयर मेजरिंग स्टेशन पर जो चेक बोर्ड बना के रखा है, छोटा सा बोर्ड बना के रखते हैं, वहां पर विद साइन एंट्रीज करना है और वो अपडेट रहे, इसको भी इंश्योर करेंगे वेंटिलेशन अफसर साहब। ठीक है, मेजरमेंट ये हुआ। उसके बाद VEQ डिटरमाइन करेंगे, वेंटिलेशन इफिशिएंट कोशिएंट। ठीक है, वेंटिलेशन इफिशिएंट कोशिएंट VEQ, इस VEQ को भी क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे वेंटिलेशन अफसर। एनालिसिस ऑफ माइन एयर सैंपल्स, और जो आपने माइन एयर सैंपल्स लिए उनका एनालिसिस करेंगे। कितने दिन में करना है? हम बहुत बार बताएं कि 46 में जो एनालिसिस ऑफ माइन एयर सैंपल्स के बारे में जो बात कही गई और 169 में जो बात कही गई, दो अलग अलग बात है। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ माइन एयर सैंपल्स विद इन 48 आवर्स, कितने दिन में करना है बेटा? 48 घंटा के अंदर, विद इन 48 आवर्स, 48 घंटा के अंदर में माइन एयर सैंपल्स का एनालिसिस करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डस्ट का। ठीक है, इसका एक बार आप लोग
कम से कम पीडीएफ खींच लीजिए। हो गया। नेक्स्ट लेते हैं बेटा डस्ट में दो काम करेंगे, डस्ट कंट्रोल मेजर्स का और स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में। और इस रेगुलेशन का ये मतलब नहीं होता कि बाकी जो हमारे ऑफिशियल्स है या कॉम्पिटेंट पर्सन है उनका वेंटिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो ड्यूटी हो तो करेंगे, ये वेंटिलेशन अफसर की अपनी ड्यूटी है कि उनको क्या क्या करना है। ठीक है, इसका कभी गलत मतलब मत निकालिएगा। डस्ट कंट्रोल मेजर क्या होता है 143 में हम कई बार बताए हैं। डस्ट कंट्रोल मेजर में क्या होता है, कोल डस्ट की सफाई करना और डस्ट को या जब तक कि वो नेचुरली वेट नहीं है, यदि नेचुरली वेट नहीं है तो दो काम करेंगे हम, या तो वाटर स्प्रेइंग करते हैं या फिर उसको वाटर स्प्रेइंग करेंगे या स्टोन डस्टिंग करेंगे। और ये दोनों काम काहे करते, ये बताए थे कि कोल डस्ट हवा में ना उठे। वाटर स्प्रेइंग इसलिए करते हैं कि कोल डस्ट हवा में ना उठे, और स्टोन ताकि जब हवा में नहीं उठेगा तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन का चांसेस खत्म हो जाएगा। स्टोन डस्टिंग इसलिए करते कि स्टोन डस्टिंग कर देने से यदि कोल का धूल वो डस्ट के स्टोन डस्ट के साथ उठेगा तो कोल डस्ट में एक्सप्लोजन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कोल डस्ट में एक्सप्लोजन ना हो इसलिए स्टोन डस्टिंग करते हैं, इसलिए वाटर स्प्रेइंग करते हैं। और सबसे पहली बात तो कि कोयला धूल ही ना रहे माइंस में, इसलिए क्या करना है, क्लीनिंग ऑफ कोल डस्ट करना है। डस्ट कंट्रोल मेजर्स में क्या करना है, पहला वेंटिलेशन को क्या करना है, कोल डस्ट क्लीनिंग करवा देना है, क्लीनिंग ऑफ कोल डस्ट एंड स्टोन डस्टिंग। ठीक है, स्टोन डस्टिंग कर देना है। वाटर स्प्रेइंग वाला भी बता रहे, ट्रीटमेंट कर दिया और उसके बाद क्या करना आपको, ट्रीटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ कोल डस्ट के लिए भी उपाय करना है जो कि हम बता दिए। इसके अलावा क्या करेंगे, वो फेस पर वेट कटिंग हो इसके लिए इस बात को सुनिश्चित करेंगे, और फेस पर मतलब वर्किंग प्लेस पर और उसके 90 मीटर के अंदर में वाटर स्प्रेइंग हो इस बात को वो सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये डस्ट में हुआ पहला बात, डस्ट कंट्रोल मेजर्स में। दूसरा बात स्टोन डस्ट बैरियर, हम क्या बोले, हमने तो डस्ट कंट्रोल के उपाय किए थे। ये डस्ट कंट्रोल मेजर क्या है, डस्ट कंट्रोल के मेजर्स किए थे कि पानी छिड़क दिया, स्टोन डस्टिंग कर दिया, कोल डस्ट साफ कर दिया था। कोल डस्ट साफ करने के बाद ये सब काम करना है, समझे ना। तो ये सब किया, लेकिन उसके बाद ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने का, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है स्टोन डस्ट बैरियर। उसके बावजूद भी कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो गया। स्टोन डस्ट बैरियर कोल डस्ट एक्सप्लोजन को फैलने से रोकने के लिए बनाया जाता है, गैस एक्सप्लोजन के लिए काम नहीं करता है। ख्याल रखिए कभी ऑब्जेक्टिव आ गया तो स्टोन डस्ट बैरियर बनाना है तो करेक्ट इसका सिटिंग हो और करेक्ट इंस्टॉलेशन हो, उसका करेक्ट मेंटेनेंस हो, यह सुनिश्चित करेंगे वेंटिलेशन अफसर। किसका, स्टोन डस्ट बैरियर सही जगह में बैठे और उसका सही से मेंटेनेंस हो, यह बात को सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे वेंटिलेशन अफसर एसडीबी में। और एसडीबी पर भी क्या रखा, चेक बोर्ड रहता है, वहां पर साइन करना रहता है। ठीक, आगे देखेंगे कलेक्शन ऑफ एयरबोर्न डस्ट सैंपल, इसको ही बोलते हैं हम डस्ट सर्वे। ठीक है, डस्ट सर्वे करना है जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, जो रेगुलेशन 143 में बोला गया है कि कितने दिन में आपको डस्ट सर्वे करना है, कितने दिन में करना है। हम चिल्ला के 1000 बार बोले हैं, इल्यूमिनेशन सर्वे और डस्ट सर्वे महीना में एक बार करते, 30 दिन में एक बार, महीना में एक बार मतलब 30 दिन में एक बार करना है। तो उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर से एयरबोर्न डस्ट सैंपल को कलेक्ट हो, ये सुनिश्चित करेंगे वेंटिलेशन अफसर, ये उनकी ड्यूटी है। अब आता है गैस के बारे में, ये भी वेंटिलेशन का ना पोर्शन है। तो गैस चेक करेंगे, कौन गैस, हार्मफुल गैसेस और इम्प्योर गैस को जांच करेंगे, गैस चेक करेंगे। ठीक है, और बैरोमीटर लगा रहता है माइन के सरफेस पर, तो उस बैरोमीटर को चेक करेंगे और इसके रीडिंग में यदि एबनॉर्मलिटी देखेंगे तो मैनेजर को खबर करेंगे। ठीक है,
अब मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स रिलेटिंग टू वेंटिलेशन, वेंटिलेशन से संबंधित जो जो प्लान होते हैं उनको मेंटेन करके रखेंगे। कौन कौन से प्लान होते हैं बेटा? वेंटिलेशन प्लान होता है, रेस्क्यू लिखा होगा तो वहां रेस्क्यू मत समझिए, रेस्क्यू ट्रेसिंग होता है। जो आपका माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के रूल शायद 18 में होगा या 17 में रेस्क्यू ट्रेसिंग दिया होगा, ठीक है। और कितना रखना होता है? नॉट मोर देन 3 बोलता है, ग्रेटर सॉरी मोर देन 3 ट्रेसिंग बोलता है, सॉरी गलत बोल दिया। रेस्क्यू ट्रेसिंग कितना रखना? मोर देन 3 ट्रेसिंग रखना है, रेस्क्यू ट्रेसिंग रखना है, ठीक है। तो वो रेस्क्यू ट्रेसिंग, वेंटिलेशन, आपका प्लान, डस्ट प्लान, सैंपलिंग प्लान, इनको मेंटेन करके रखना है, सेपरेटली मेंटेन करना है और इनको अपडेट करके रखना है। ये भी जिम्मेदारी है वेंटिलेशन अफसर की। यही ने लिखा मेंटेनेंस ऑफ प्लान्स रिलेटिंग टू वेंटिलेशन, सेपरेट ट्रेसिंग ऑफ वेंटिलेशन प्लान। रेस्क्यू में लिखा होगा आपके रेगुलेशन में, उसको पूरा लिख लीजिएगा। रेस्क्यू ट्रेसिंग, डस्ट प्लान एंड सैंपलिंग प्लान एंड कीप देम अपडेटेड। अब आता बात स्पॉन्टेनिसिटी का, एसएच का। स्पॉन्टेनिसिटी कहाँ होता है? ओल्ड वर्किंग में होगा, ठीक है। एक्टिव वर्किंग में भी होता है, कम होता है, ओल्ड वर्किंग में ज्यादा होता है, रिटर्न एयरवे में भी होता है। इसलिए जो वेंटिलेशन अफसर की ड्यूटी में जोड़ दिया कि ओल्ड वर्किंग है, रिटर्न एयरवेज है, उनको वो रेगुलरली इंस्पेक्शन करेंगे। यदि कोई सिम्टम्स नजर आता है तो मैनेजर को खबर करेंगे और उनको डील करने के लिए उपाय करेंगे, ठीक है। ये स्पॉन्टेनिसिटी हुआ। और जो भी सील्ड अप एरिया है उससे जो सैंपल लेने का प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उससे सैंपल लेंगे। कितने दिन में लेते हैं सील्ड अप एरिया के पीछे सैंपल? 30 दिन में एक बार लेते हैं, ऐसा बताया था 142 में। 142 का सब 3 में बताए होंगे कि वेंटिलेशन सॉरी आइसोलेशन स्टाफिंग के पीछे से 30 दिन में एक बार सैंपल लेना है। लेकिन यदि वो स्टाफिंग ईपीएस है, एक्सप्रेस प्रूफ स्टाफिंग है, तो आपको ये जरूरत नहीं है, 30 दिन में आपको सैंपल लेने की जरूरत नहीं, ऐसा बताए। वही वाला सब सैंपल लेना है। जो वो काम करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा और बॉन्ड पेज बुक में वो अपना रिपोर्ट लिखेंगे। और वेंटिलेशन अफसर को जो ड्यूटी, वेंटिलेशन अफसर की ड्यूटी है, उसके अलावा कोई दूसरी ड्यूटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। सेफ्टी अफसर के भी केस में यही बात है, कभी पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा। सेफ्टी अफसर को भी दूसरी ड्यूटी नहीं दी जाएगी और देने का भी कोई नियम है फिर। हाँ, इमरजेंसी में हम वेंटिलेशन अफसर को भी दूसरा ड्यूटी दे सकते हैं, ये रेगुलेशन बोलता है, ठीक है। इसके अलावा जो वेंटिलेशन के को मेजरमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस इस्तेमाल करते हैं, उनका कैलिब्रेशन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल पर हो, जो पहले से निर्धारित है। हम कैलिब्रेशन वाला एक चार्ट भेजे हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वालों के लिए वेंटिलेशन के प्लेलिस्ट में, वहां जाके देख लीजिएगा किसका 3 महीना में है, किसका कितने दिन में है, ठीक है। तो वो कैलिब्रेशन भी करवाएंगे। ये वेंटिलेशन अफसर की ड्यूटी है इतना। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 37 आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन अफसर, क्या क्या दिया था? टेक नेसेसरी स्टेप्स टू स्टॉप एनी लीकेज थ्रू any of the devices and ensure that the ventilation appliances are maintained in good condition or good order। क्या बोला कि जो भी वेंटिलेशन के डिवाइसेस है उसके लीकेज को रोकना है और वेंटिलेशन के अप्लायंसेस मतलब वेंटिलेशन डिवाइसेस जो है वो अच्छी अवस्था में काम करे, इसको सुनिश्चित करेंगे। ये करेंगे कि नहीं करेंगे बताए ना अभी कहीं पे, तो ये तो उसका ड्यूटी हो गया, इसमें नॉट वाला बताना था। Carry out ventilation survey of the mine and undertake any special work relating to thereto as may be directed by the manager from time। मतलब वेंटिलेशन सर्वे करने के लिए बोला तो करना है कि नहीं है, मेजरमेंट करना है ना। मेजरमेंट में भी कई चीज बताए थे, एयर क्वांटिटी मेजरमेंट है, वी क्यू डिटरमाइन करेंगे, बताए थे ना अभी, तो ये भी उसका ड्यूटी है। मेंटेनिंग सेपरेट ट्रेसिंग ऑफ द वेंटिलेशन, रेस्क्यू, स्टोन डस्टिंग एंड डस्ट सैंपलिंग प्लान्स एंड ब्रिंग देम अप टू डेट, ये तो अभी यही कहीं बताया ना, तो ये भी उसकी ड्यूटी है। तो क्या ड्यूटी नहीं, अब ये जो दिया, अब सेफ्टी अफसर का एक ड्यूटी घुसा दिया था इसमें।
provide assistance in the formulation of the program of training at the mine level, including vocational training, training in gas testing, training in first aid, etc. ये जितना भी ट्रेनिंग वाला काम है, ये हमारे वेंटिलेशन अफसर का काम नहीं है, ये काम है सेफ्टी ऑफिसर का। तो सेफ्टी अफसर की एक ड्यूटी डाल दी थी वेंटिलेशन अफसर के इसमें। तो जो दोनों के बारे में हल्का फुल्का जान रहा होगा तो वो तो सही किया होगा। जो बच्चा का ये दिया, देखिए चूजन ऑप्शन डी दिया है, जबकि आंसर क्या था ए। जो वेंटिलेशन जो सेफ्टी अफसर की ड्यूटी घुसा दिया था वो वाला गलत था, तो ये भैया ने गलत कर दिया। ठीक है, सर इस क्या बोलते हैं, सॉरी सेफ्टी अफसर का तो ड्यूटी छोटा सा है, उसको एक आध दिन बताएंगे, 2 से 3 मिनट में खत्म होगा। ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसी में लगता बहुत ज्यादा टाइम हो गया। हाँ, फिर एक पूछा भैया परमानेंट लाइनिंग वाला, एक टेम्पोरल लाइनिंग वाला पार्ट 1 में बताए थे ना। फॉर द पर्पज ऑफ परमानेंट लाइनिंग ऑफ द सिंकिंग शाफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, प्लैंक्स, ब्रेक्स, स्टील ट्यूबिंग, कंक्रीट, क्या यूज नहीं होता बोला। पहली बात हम क्या बताए थे, परमानेंट लाइनिंग में क्या क्या बताए थे कल, ब्रिक्स, कंक्रीट, स्टील ट्यूबिंग और आरसीसी। ये परमानेंट लाइनिंग का सॉफ्ट लाइनिंग में काम आने वाला चीज है, बताया था। और टेम्पोररी में क्या करते, एक स्केलेटन रिंग बनाते हैं जिसको कर्व बोलते हैं। कुछ नहीं होता यार, वो सालवुड का प्लैंक्स रहता है, जैसे सरकमफ्रेंस को कवर कर ले, उसमें वेजेस भी रहता ताकि वो वेज छोड़ने के बाद वो टाइट हो जाए। जो एक्सकवेशन साइड है आपका, जो मिट्टी का दीवार है, कुआं जो आप खोद रहे हैं, साफ्ट जो खोद रहे हैं, उसका जो दीवार है उससे जाके सट जाए ताकि वो कोलैप्स ना हो। तो उसके लिए वो वाला चीज यूज करते थे, बताए थे कि निकल टेम्पोरल लाइनिंग वाला। तो उसमें ये जिसको वो मालूम था वो ये बता देगा। परमानेंट लाइनिंग का करते हैं ब्रिक से या कंक्रीट से या स्टील ट्यूबिंग से या आरसीसी से करते हैं। ठीक है, और उसमें वो लकड़ी का एक टाइप का चीज होता है, उसको हम एक रिंग बना के डाल देते हैं। हाँ, उसके लिए हैंगर सब रहता है, कल बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। तो ये भी हो गया 38। मोटिव कॉलम इज ए टर्म एसोसिएटेड विथ, मोटिव कॉलम किससे संबंधित है, नेचुरल वेंटिलेशन से। और मोटिव कॉलम के ऊपर हम एक दिन फुल क्लास लेंगे, 1 घंटे का। ठीक है, ब्लैक डैम्प इज ए मिक्सचर ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन एंड, और अभी हम वीडियो डाले हैं और उसमें भी बड़ा समझा के डाले हैं, कई बार इसमें भी फंसता है ब्लैक डैम्प में। ब्लैक डैम्प CO प्लस N2 के मिक्सचर है, लेकिन CO2 प्लस N2 तो ये जो मैं इनहेल कर रहा हूं यार इसमें भी है, तो क्या यहाँ ब्लैक डैम्प है, नहीं है। ब्लैक डैम्प कब बोलते हैं, जब जो नॉर्मल परसेंटेज ऑफ CO2 और N2 से अधिक मिक्सचर में यदि बनता है वो मिक्सचर CO2 और N2 का, तब उसको ब्लैक डैम्प बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक का हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं कि वीडियो का लंबाई बढ़ रहा है।